हेलो गाइस, वेलकम। तो आज के वीडियो में अपन लोग क्या देखने वाले हैं, नेस्टेड इफ और नेस्टेड एल्स। तो अब इन दोनों के बारे में कौन कौन सी बातें अपन आज जानेंगे, उन पे ज़रा एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से इसको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। उसके बाद सी के अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है उसका सिंटेक्स अपन लोग देख रहे होंगे। देन फिर अपन लोग क्या है, इसका फ्लो चार्ट देखेंगे कि कंप्यूटर इसको कैसे समझता है और वो उसको लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो फ्लो चार्ट देखना भी बहुत ज़रूरी है, वो देखेंगे अपन। उसके बाद अपन इसका एक प्रोग्राम भी बना के देखेंगे कि वीएस कोड में इसको अपन कैसे बनाते हैं, जरा वो देखेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि इसको यूज़ करते हैं ना, तो थोड़े से कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, तो उनको भी जानना ज़रूरी है। तो एट द एंड अपन वो जान रहे होंगे। तो अब थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ और एग्जाम्पल देखो एक थोड़ा सा। देखो, नेस्टेड शब्द से सबसे पहले आपको क्या याद आ रहा होगा? नेस्ट। नेस्ट का मतलब क्या होता है? घोंसला। तो यार, आप लोगों ने अपनी लाइफ में आसपास कभी ना कहीं पे चिड़िया का घोंसला तो जरूर से देखा होगा। तो उसमें होता क्या है? उसमें ग्रास की स्टिक्स, या आप बोल लो लकड़ी की तीलियां, ठीक है, स्टिक्स होती हैं। काफी सारी ग्रास की स्टिक्स होती हैं जो आपस में मैच्ड अप होती है। क्या होती है? गुती हुई होती है। उनको आप मतलब एक गुच्छे के फॉर्म में मान लो, जैसे लोगों के बालों का गुच्छा नहीं होता, वैसे ही यहाँ पे जो घोंसला होता है उसमें भी लकड़ियों का जो गुच्छा होता है ना। उसी तरह से आप प्रोग्रामिंग में भी जब इफ एल्स का नेस्ट बना देते हो, इफ एल्स, बहुत सारे इफ एल्स जो होते हैं, बहुत सारे इफ एल्स को एक के अंदर एक इंटरडिपेंडेंट कर देते हो एक दूसरे में यूज करके, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ या नेस्टेड एल्स। ठीक है। तो अब है ना, इसको थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंड के लिए और थोड़ा सा एक एग्जांपल देखो। देखो, आप लोगों ने इफ और एल्स तो पढ़ ही रखा होगा अगर आप नेस्टेड इफ और नेस्टेड एल्स पढ़ने आए हैं तो देखो, इफ का मतलब अपने को पता है क्या होता है, अगर। इफ का मतलब होता है अगर, और एल्स का मतलब होता है मगर। अगर ये हो जाए तो उसके स्टेटमेंट चला देना, अगर मगर ऐसा ना हो तो ये कर देना। इस तरह से अपन जब हिंदी में बात करते हैं ना, तो वैसे ही अपन प्रोग्रामिंग में इफ और एल्स यूज करते हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, है ना। ये अपन प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। वैसे ही आप अगर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करें, मान लो आप कॉलेज जाते हो, आप कॉलेज में गए, वहां पे क्या हुआ कि आप लेक्चर में बैठे पर टीचर समय से आया नहीं। तो जब जब भी टीचर समय से नहीं आता तो आप क्या करते हो? उस फ्री टाइम में अपना यूट्यूब देख रहे होते हो, है ना। अपना फोन चला रहे होते हो, यूट्यूब वगैरह देख रहे होते हो। तो अब इसको आप प्रोग्राम की अगर मदद से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कंप्यूटर टर्म्स में, तो इफ यू गो टू कॉलेज, यू गो टू कॉलेज, एंड इसके बाद क्या है, इफ यू गो टू कॉलेज, और इसके बाद दोबारा से इफ टीचर नॉट ऑन टाइम, इसके बाद टीचर समय से नहीं आया, तो उसके बाद आप क्या करोगे? वॉच यूट्यूब। ठीक है, वॉच यूट्यूब। तो अब यहाँ पे एक चीज क्या समझ आ रही है कि आप यूट्यूब कब देखोगे? आप जब देखोगे जब टीचर समय पे नहीं है। और टीचर समय पे नहीं है, ये वाली बात कब आएगी? जब आप कॉलेज जाओगे। आप कॉलेज ही नहीं गए तो आपको इस चीज से मतलब ही क्या है ना। टीचर जब समय पे नहीं होगा तो आप यूट्यूब देखोगे, और टीचर समय पे नहीं होगा उसका मतलब आपको तब होगा जब आप कॉलेज जाओगे। तो ये जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तीसरा स्टेटमेंट रन होने की बात आ रही है यहाँ पे। तो जब भी अपने को ऐसी कंडीशन, जैसे रियल लाइफ में जो अपने को आती है इस तरह की कंडीशन, ये वाली कंडीशंस को कंप्यूटिंग टर्म्स में कुछ प्रोग्राम बनाना होता है, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है जिसमें दो कंडीशन हो जाने पे कुछ कराना है, या इससे भी ज़्यादा आप करा सकते हो। कुछ चीज़ों में इससे ज़्यादा लग सकती है, कितनी भी आपकी मर्जी है, आप कितनी भी लगा सकते हो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है। तो जब ऐसा कुछ कराना होता है तो अपन वहाँ पे नेस्टेड इफ नेस्टेड एल्स का यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लो। मान लो बाहर बारिश आ रही है, ठीक है, मान लो बाहर बारिश आ रही है, पर भी आपको बाहर जाना है। ठीक है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, देन ऑल्सो आपको बाहर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अम्ब्रेला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको मैं आप कंप्यूटिंग टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ? इफ इट्स रेनिंग, इसके बाद इफ यू वॉन्ट टू गो आउटसाइड, यूज अम्ब्रेला। ठीक है। तो इसका मैं कहने का मतलब क्या है कि अम्ब्रेला आप कब यूज करोगे? जब आप बाहर जाओगे। बाहर आप कब जाओगे? अगर आपने क्या देखा कि बारिश आ रही है, तो अगर आपको बाहर जाना है तो आपको अम्ब्रेला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वैसी कंडीशन है ना कि अम्ब्रेला यूज करने की नौबत ही कब आ रही है? जब आप बाहर जा रहे हो। और कब बाहर जा रहे हो? ऐसी कंडीशन में जब बारिश आ रही है तो ही अम्ब्रेला यूज करने की नौबत आ रही है ना। इससे मतलब यही है। तो ये चीज भी कब हो रही है? जब ये दोनों चीज साथ में हो रही है। तो ये जब सारी कंडीशन, आपको बहुत सारी कंडीशन साथ में करवानी होती है कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो ये करना, या इससे भी ज्यादा कुछ हो तो फिर कुछ करना। तो ऐसी कंडीशन में नेस्टेड इफ नेस्टेड एल्स अपन यूज करते हैं। तो मैंने यही चीज को जो अभी तक समझाया ना, उसको यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है कि वेनेवर वी पुट एनी इफ और एल्स ब्लॉक विद इन अनादर इफ और एल्स ब्लॉक। ठीक है। जब हम एक इफ या एल्स ब्लॉक को दूसरे इफ या एल्स ब्लॉक में यूज करते हैं, देन सच ब्लॉक्स आर कॉल्ड नेस्टेड इफ एंड नेस्टेड एल्स ब्लॉक। ऐसे ब्लॉक्स को नेस्टेड इफ और नेस्टेड एल्स ब्लॉक्स कहा जाता है। ठीक है। तो मुझे अभी तक ये उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि इसका यूज
किस लिए अपन करते हैं, अब मैं आपको इसका सिंटेक्स बताता हूँ। अभी सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि पहले अपन लोग है ना नेस्टेड इफ का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो देखो सिंपली इसमें आपको करना क्या होता है कि आप जैसे नॉर्मल इफ यूज करते थे तो उसमें क्या होता था, यहाँ पे एक कंडीशन देते थे, ठीक है, उसके बाद आते थे करली ब्रैकेट्स जिसके अंदर आप स्टेटमेंट देते थे। तो अब इसमें क्या होगा, कंडीशन आएगी, करली ब्रैकेट्स आएंगे, लेकिन उन करली ब्रैकेट्स में आप एक और इफ डाल दोगे। जैसे आपको नया जैसे इफ देते हो ना, एक और इफ यहाँ पे और दे दो, उसमें भी आप कंडीशन दे दो, फिर आप करली ब्रैकेट्स लगा दो, और इन करली ब्रैकेट्स में आपकी मर्जी जितने आप ऐसे ही लगातार दे सकते हो इफ। तो अब इसमें होगा क्या, आपने एट द एंड ये 3 इफ दिए हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। लास्ट इफ के अंदर आपने और इफ नहीं डाला, आपने यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट दे दिए। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये वाले जो स्टेटमेंट है ना, ये एग्जीक्यूट कब होंगे, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये कंडीशन हो जाती है, उसके बाद ये भी हो जाती है, उसके बाद ये भी हो जाती है, तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। पर अब क्या होता है कि मान लो 2 कंडीशन हो गई, ये तीसरी वाली गलत हो गई, तो आपने यहाँ पे एक और एल्स भी दे रखा है, आप यहाँ पे देखो इसी के इंडेंट पे। तो ये एल्स इस इफ के लिए काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मान लो 2 तो सही हो गई लेकिन तीसरी गलत हो गई तो भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों होने चाहिए तभी एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये 2 होने के बाद ये नहीं हो रहा है तो ये वाला एल्स के स्टेटमेंट आपने जो दे रखे हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ये वाले, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने 3 डॉट्स लगा रखे हैं, तो ये मैंने इसलिए लगाए हैं कि आप यहाँ पे चाहे जितने उतने इफ डाल सकते हो। और एक और चीज़ ये है कि जैसे मैंने एक इफ के लिए एल्स दिया है ना, आप हर एक इफ के लिए एल्स दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ बाहर वाले के लिए और सबसे अंदर वाले के लिए एल्स एल्स दिए हैं कि सबसे बाहर वाली ही कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एल्स दे रखा है, और सबसे अंदर वाली होती है तो उसके लिए मैंने एल्स दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि आप चाहो तो इसके लिए भी दे सकते थे। यहाँ पे आपने करली ब्रैकेट इसका क्लोज किया ना, इसके नीचे आप ये वाला पोर्शन नीचे ले लेते और यहाँ पे एक और एल्स ब्लॉक दे देते, या आपने और अगर इफ दिए होते तो उनके लिए भी दे सकते थे। जितने इफ उतने एल्स भी आप उनके हिसाब से लगा सकते हो। और ये ट्रिपल डॉट का मतलब यहाँ पे यही है कि आप जो है कितने भी इफ यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सिमिलरली एल्स का अगर आप देखें, नेस्टेड एल्स का अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप सबसे पहले लिखते हो कीवर्ड एल्स, जैसे आप नॉर्मल एल्स यूज करते थे, उसके अंदर आते थे करली ब्रैकेट्स, और इन करली ब्रैकेट्स में क्या सिंपली आप स्टेटमेंट देने की बजाय दोबारा से इफ डाल दीजिए। पर यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान देनी कि आप एल्स के अंदर एल्स ना दें, वो बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और वो जहां तक मुझे पता है वो काम भी नहीं करेगा, वो एरर देगा कि एल्स के अंदर आप बेमतलब एक और एल्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो एल्स के अंदर आप डाल सकते हैं एल्स, लेकिन पहले इफ ही आएगा। किसी भी चीज की नेस्टिंग करेंगे तो आपको पहले ध्यान रखना है कि आप इफ ही डालें पहले, एल्स ना डालें, है ना। तो आपने एल्स के अंदर इफ अगर सिर्फ इफ ही डाला है, एल्स नहीं डाला है, तो एल्स के अंदर इफ का मतलब क्या हो गया, एल्स इफ ही हो गया ना एक तरह से। तो आप जो एल्स इफ यूज करते थे उसकी जगह आप एल्स इफ ऐसा भी दे सकते हैं, पर वो ज़्यादा शॉर्टकट होता है। यहाँ पे आपको डबल डबल करली ब्रैकेट लगाने पड़ रहे हैं, है ना। तो आपने एल्स दिया, उसके ब्रैकेट्स खोले, उसके अंदर आपने इफ और एक कंडीशन दी, और उसके ब्रैकेट्स खोल के अंदर स्टेटमेंट लिखे। जबकि उसमें क्या होता था, एल्स इफ लिखते थे, कंडीशन देते थे, और सीधे करली ब्रैकेट में स्टेटमेंट आ जाते थे। यहाँ पे भी आप सिमिलरली मैंने 3 डॉट्स इसीलिए लगाए हैं, आप कितने भी दे सकते हैं। इफ के अंदर आप चाहते तो यहाँ स्टेटमेंट की जगह और इफ डाल सकते थे, जितने भी चेक कराने होते, ठीक है गाइस। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की क्या है, ये एल्स भी किसी का इफ का पार्ट होगा। आप डायरेक्टली प्रोग्राम में खाली एल्स लिख देंगे तो कोई मतलब का नहीं है वो, और वो एरर दिखाएगा। आपको पहले कोई इफ देना होगा तभी तो उसका एल्स होगा ना। तो ये किसी ना किसी इफ का ही पार्ट होगा, इफ का ही, कि अगर वो नहीं हुआ तो ये कर देना, तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ देख रहे हैं, ये एक इसका डिसएडवांटेज भी है, मैं आपको इसको बाद में और बताऊंगा एंड में, कि आपको यहाँ पे एक तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है कि करली ब्रैकेट्स बराबर आप लगा रहे हैं कि नहीं, जिसको खोला उसको क्लोज करना। क्योंकि आपने यहाँ पे अभी 1-2 दिए, मान लो 10-15 लाइन से कंडीशन दे रहे होते तो कितनों के आपको ब्रैकेट्स मैच करने पड़ते हैं कि किसके खोले किसके कहाँ बंद करे। दूसरी बात, वैसे तो सी के अंदर इंडेंटेशन का इतना कुछ जरूरी है नहीं, आप जहाँ चाहे वहाँ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेस छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये हम लोग इंडेंट क्यों देते हैं, ऐसा गैप क्यों छोड़ते हैं, ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। जिसका एल्स है उसी के इसके इफ के नीचे ही लिखते हैं अपन लोग, और सब ऐसा करली ब्रैकेट भी अपन इसी तरह लेते हैं। आप चाहते तो इसको यहाँ पे भी ले सकते थे करली ब्रैकेट को, इसको यहाँ भी ले सकते थे करली ब्रैकेट्स को, लाइन से भी कोड लिख सकते थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ऐसे देते हैं। तो अब मान लो बहुत सारे ऐसी कंडीशन देनी हो तो अपन कितना इंडेंट देंगे और कितना दिक्कत होगा उसको समझने में। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अपन इसको एंड में और एक बार देख लेंगे। तो ये था कुछ सिंटैक्स। अब मैं आपको क्या इसका फ्लो चार्ट बताता हूँ। पहले देखो नेस्टेड इफ का फ्लो चार्ट। इसमें क्या हो रहा है, प्रोग्राम हुआ आपका चालू, और आपका सबसे पहले जो कंडीशन थी सबसे पहले बाहर वाले इफ की वो चेक हुई। अब उसमें 2 केस बन सकते हैं, या तो कंडीशन होगी ट्रू या हो जाएगी फॉल्स। तो ट्रू हो जाएगी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू होने पे फिर से अगला जो अंदर इफ दे रखा है नेस्टेड इफ, उसकी कंडीशन चेक होगी। फिर चेक होगा क्या वो ट्रू हो रही है क्या, ठीक है, ट्रू हो रही है क्या। तो फिर एक और अंदर जो इफ कंडीशन दी है वो चेक होगी। अब वहां पे भी 2 केस बनते हैं, क्या वो ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। ट्रू हो रही है अगर, तो अब मान लो आपने 3 ही दिए थे, तो उसके अंदर जो बॉडी आपने दी होगी ना, कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे चलने को, तो वो चल जाएंगे, ठीक है। तो ये बॉडी चलेगी उसके बाद, और वो बॉडी के चल जाने के बाद आपका काम हो चुका है। उसके बाद आपने कोई और अंदर इफ नहीं दिया, तो आपका वो जो नेस्टेड इफ का जो ब्लॉक है वो एंड कर जाएगा, और उसके आगे का जो आपने कोड लिख रखा होगा
वो चल जाएगा, जो पूरा ब्लॉक बना रखा है। इसलिए मैंने इसको पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिया है कि ये जो पूरा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, नेस्टेड इफ ब्लॉक। ये नेस्टेड इफ का ब्लॉक है। तो यहाँ पे मैंने इसको नेस्टेड इफ क्यों बोला, तो इसका कारण यही था, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम कौन सा ब्लॉक है, कि जो भी आप इफ के अंदर जितने भी ऐसे नेस्टेड करके दे रहे हो, तो जो उसका आउटर मोस्ट वाला जो आप कीवर्ड लिख रहे हो ना, अगर वो एक इफ है तो उस ब्लॉक का नाम नेस्टेड इफ हो जाता है। लेकिन अगर ये मान लो सब कुछ एल्स के अंदर लिखा होता तो इसका नाम नेस्टेड एल्स हो जाता। अब ये नाम वाम से इतना कुछ फर्क नहीं है, आपको इतना समझना है कि आप इस तरह से डाल सकते हो एक के अंदर एक। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे फॉल्स वाले में आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मान लो ये तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन फॉल्स हो रही होती तो क्या होता, यहाँ पे आपने कोई एल्स नहीं दिया हुआ है, मैंने इसलिए यहाँ पे डंडा खींच के खाली छोड़ दिया है। आप ना भी खींचें तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए खाली ऐसा रखा है। तो यहाँ पे कोई अगर कंडीशन फॉल्स भी हो रही होती तो फिर क्या होता, वो वहीं पे आगे जाता ही नहीं। वो अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये यहीं रुक जाता और इसके बाद ही प्रोग्राम क्या होता था, एंड हो जाता। ठीक है, यहीं पे ये एंड हो जाता और इसके बाद का जो कोड होता वो चलने लगता, ये लूप के बाहर आ जाता है, मतलब ये जो आपका ब्लॉक है इसके बाहर आ जाता। सिमिलरली मान लो ये अगर यहाँ पे हो गई होती ट्रू, मान लो ट्रू हो गई होती, ठीक है, तो ट्रू होने पे अगला इफ कंडीशन चेक हो रही होती। अब मान लो आपने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या था, फॉल्स होने पे क्या करना है वो आपने नहीं बताया था, तो सीधे हो गया था एंड और उसके बाहर आ गया था ब्लॉक के। लेकिन यहाँ पे आपने फॉल्स होने पे मान लो एल्स भी दे रखा है, तो एल्स में क्या होता है, कोई कंडीशन तो होती नहीं है, लेकिन एल्स के बाद बॉडी आ जाती है एल्स की, कि फॉल्स हो गया तो एल्स ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट कर देना और उसके बाद हो जाएगा आपका प्रोग्राम एंड, और मतलब आगे का कोड रन होने लगेगा, ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे आप। सिमिलरली ये देना कंपलसरी नहीं होता एल्स, अगर आपने इफ लगाया तो इफ के साथ एल्स हो, ये जरूरी नहीं है, ये आपके कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आपको देना है कोई कंडीशन। यहाँ पे भी नहीं दिया है तो अगर ये फॉल्स होती है तो एंड हो जाएगा, अगर दिया होता तो एल्स का ब्लॉक रन होता फिर एंड होता। सिमिलरली आप अगर नेस्टेड एल्स का देखें तो यहाँ पे पहला कीवर्ड आपने एल्स यूज किया इसलिए उसको नेस्टेड एल्स ब्लॉक बोलते हैं। ये ब्लॉक को क्या बोलते हैं, नेस्टेड एल्स ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद आपने देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है कि यहाँ पे पहली कंडीशन में ट्रू फॉल्स चेक हो रहा था ब्लॉक के अंदर एंटर होते समय, जबकि ये वाले में ट्रू फॉल्स चेक नहीं होगा, क्योंकि ये तो तभी इस एल्स के अंदर आ कब रहा होगा जब ये किसी ना किसी की फॉल्स कंडीशन होगी ना, किसी ऑलरेडी अप्लाइड इफ की। एल्स क्या होता है, एल्स एक इफ के साथ लग रहा होता है, तो कोई इफ होगा इसके पहले, उसकी जब कंडीशन फॉल्स हो रही होगी तो एल्स में घुसेगा और एल्स के अंदर आपने फिर कंडीशन चेक कराई है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आके कंडीशन चेक होगी, यहाँ तक नहीं होगी, इफ की कंडीशन यहाँ चेक होगी, फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स के केस बनते हैं। ठीक है, फिर ये ट्रू हो गई तो आपने एक इफ और दे रखा है तो इसकी कंडीशन चेक होगी, क्या ये ट्रू फॉल्स हो रहा है क्या, यहाँ पे ट्रू फॉल्स के केस बनते हैं। तो ये ट्रू हो गई तो आपने यहाँ पे जैसे बॉडी दे रखी है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद एंड हो जाएगा और लूप ये ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। तो मैं आपको सिंपली बताना चाह रहा हूँ कि कितनी सारी पॉसिबिलिटी बनती है, आप एल्स के अंदर कहीं पे भी ऐसा इफ के अंदर एल्स लगा सकते हैं, उस एल्स के अंदर और इफ एल्स डाल सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, प्रोग्राम की डिमांड के हिसाब से आपको ये सब करना होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इफ के अंदर एल्स ही डलेगा या इफ एल्स के अंदर ही इफ एल्स डलेंगे। एक होता है आप आगे जाके पढ़ेंगे वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, उनको भी आपस में नेस्ट किया जा सकता है और उनके अंदर भी इनको नेस्ट किया जाता है और किया जा सकता है और इनके अंदर भी उनको नेस्ट किया जा सकता है। तो ये हमने फ्लो चार्ट देखा, अब मैं आपको इसका एक सैंपल प्रोग्राम बताता हूँ और थोड़े से डिसएडवांटेज। गाइस, तो अभी अपन लोग आ गए हैं अपने VS कोड में और मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बना ली है greatestnumfinder.c नाम से, जिसको मैंने सेव कर लिया है और मैंने यहाँ पे कमेंटेड फॉर्म में हेडिंग दे दी है। तो ये है अपना प्रोग्राम जो अपन बना के देख रहे हैं, सी प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द 3 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। मतलब कि हम यूजर से 3 नंबर इनपुट लेंगे और उसको हम रिटर्न करके बताएंगे कि तीनों में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल जो बेसिक प्रोग्राम की हेडिंग होती है वो अपन बना ही लेते हैं, जो आपको पता ही होगी, हैश इंक्लूड एसटीडोटेट इंट मेन हम फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर अब अपने को वेरिएबल डिफाइन करना है। तो देखो अपने को 3 नंबर्स लगेंगे तो हमको 3 वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप के ही लेंगे, तो इंटीजर, और मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा ईजी ले लेता हूँ, तो num1 num2 और num3, ये हम 3 वेरिएबल डिफाइन कर दिया अपन ने, इंटीजर टाइप के num1 num2 और num3। अब अपने को इनको यूजर से इनपुट लेना है, तो हम printf की मदद से पहले दिखा देंगे, प्लीज एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, और scanf की मदद से अपन इनपुट ले लेंगे। इसके अंदर हम सिंस इंटीजर टाइप है तो अपन क्या लेंगे, %d और %d। ठीक है, तीनों परसेंट फॉर्म में ले रहे हैं और यहाँ पे हमको लिखना होगा एम्परसेंड num1 देन एम्परसेंड num2 और एम्परसेंड num3। ठीक है, तो ये तीनों नंबर अपन साथ में ही इनपुट ले लेंगे, num1 num2 और num3। अब ये तीनों नंबर इनपुट आ गए अपने पास, अब इनको कंपैरिजन करने के लिए अपन वही नेस्टेड इफ का यूज़ करेंगे। तो देखो जब भी 3 नंबर में से कोई एक नंबर आप मतलब आपको पता करना हो कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो आपको क्या करना है, तीनों को एक दूसरे से एक बार आपको कंपेयर करके चेक करना पड़ेगा।
तो आप कोई भी एक को उठा लो, अपन नम 1 को ही उठा लेते हैं। आपको क्या करना है, नम 1 नम 2 में एक बार कंपैरिजन कराना है कि कौन बड़ा है, नम 1 नम 3 में एक बार कंपैरिजन कराना है, और आखिरी में नम 1 का नम 2 से हो गया, नम 1 का नम 3 से हो चुका है, तो अब बचे कौन, नम 2 और नम 3, इन दोनों का आपस में करा देना है। ठीक है, वो कैसे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप इफ़ ले लेंगे, इफ़ के अंदर हम क्या देंगे, इफ़ नम 1 इज़ ग्रेटर देन नम 2। ठीक है, और इसके अंदर जैसा मैंने बताया नेस्टेड इफ में हम एक और इफ ले लेंगे यहाँ पे, और इसमें अब हम दे देंगे कि नम 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन नम 3। तो हम क्या दे देंगे यहाँ पे, भैया नम 1 नम 2 से भी बड़ा है, नम 1 नम 3 से भी बड़ा है, यानी कि नम 1 सबसे बड़ा है। तो अपने को यहाँ पे यही डिस्प्ले कराना है, प्रिंट एफ नम 1 इज द ग्रेटेस्ट, नम 1 इज द ग्रेटेस्ट, ये अपने को यहाँ पे प्रिंट करा देना है। देन इसके बाद अब मान लो कि दो इफ कंडीशन दी है, तो पहली हो जाती है सही, नम 1 नम 2 से तो बड़ा है, लेकिन दूसरी गलत हो जाती है कि नम 1 नम 3 से बड़ा नहीं है, नम 1 नम 3 से छोटा है। तो अब यार नम 1 नम 2 से बड़ा था पर नम 1 नम 3 से छोटा था, यानी कि नम 3 जो है वो नम 2 से भी बड़ा है और नम 1 से भी बड़ा होगा। अगर ये कंडीशन गलत होगी तो उस कंडीशन में नम 3 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इफ के साथ एल्स दे दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे एल्स दे देंगे और इसमें हम डिस्प्ले करा देंगे नम 3 इज द लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया दो से कंपैरिजन हो गया, नम 1 नम 2 का हो गया, नम 1 नम 3। अब हमको क्या करना है, इसका एल्स देना है कि ये गलत हो गई तो ये दे दिया। अब ये वाली भी तो गलत हो सकती है, ये कब रन होगा, जब नम 1 नम 2 से बड़ा होगा। अब मान लो ये तो हमारा 2 हो गया, तो अब हमको क्या लेना है, तीसरा लेना है। तो अब हम नम 2 के लिए कंडीशन चेक कराएंगे, किसके अंदर, एल्स में, कि अगर नम 1 नम 2 से बड़ा नहीं है तो हमको ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, और इसके अंदर अब हम इफ देंगे। तो देखो अब मैं जो कर रहा हूँ ना, आप चाहते तो एल्स इफ दे सकते थे यहाँ पे, जो एल्स इफ होता है, पर अपन नेस्टेड इफ का कंसेप्ट सीख रहे हैं इसलिए मैंने एल्स के अंदर इफ दिया है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब दूसरा कंपैरिजन कराएंगे, नम 2 और नम 3 का ही कंपैरिजन यहाँ पे बचा हुआ है। तो आपको एल्स में आपको लिख देना है इफ नम 2 इज ग्रेटर देन नम 3, और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, अगर नम 2 नम 3 से बड़ा है, यहाँ पे अगर ये गलत होता है तो नम 2 नम 1 से बड़ा हो गया और नम 2 नम 3 से भी बड़ा हो गया, यानी कि नम 2 सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखा दीजिए नम 2 इज द लार्जेस्ट, नम 2 सबसे बड़ा है, नम 2 लार्जेस्ट है। लेकिन वो पहली कंडीशन हो गई, नम 2 नम 1 से बड़ा है, लेकिन अगर ये गलत हो जाती है कि नम 2 नम 3 से बड़ा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फिर उस कंडीशन में यही हो जाएगा कि नम 3 ही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एल्स में लिख देता हूँ, एल्स में अपन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एल्स में अपन यहाँ पे प्रिंट एफ में ले लेंगे नम 3 इज द लार्जेस्ट, नम 3 इज द लार्जेस्ट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अपन ने इसके थ्रू ये देखा है कि इसका कैसे यूज़ करते हैं। एल्स यहाँ पे हमने क्या नेस्टेड एल्स भी देख लिया, यहाँ पे हमने नेस्टेड इफ भी देख लिया। अब मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ, उसके पहले हमने यहाँ पे रिटर्न 0 नहीं लगाया, तो वो हम लगा देते हैं, तो इससे हमारा कोई एरर नहीं आएगा। रिटर्न 0 हम लगा देते हैं और अब मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ। तो देखो अब रन होने के बाद मेरे से क्या पूछ रहा है, प्लीज एंटर 3 नंबर्स। पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कि आपको क्लियरली विजिबल हो। प्लीज एंटर 3 नंबर, तो मैं यहाँ पे 3 नंबर डाल देता हूँ। मान लो 45 डाल दिया, 46 डाल दिया और 47, तीनों क्लोज के नंबर डाले हैं। तो आपको पता है 47 सबसे बड़ा है, तो क्या आना चाहिए, नम 3 इज द लार्जेस्ट। हमने नंबर नहीं डिस्प्ले करा, लेकिन हमने नंबर का वेरिएबल डिस्प्ले कराया ना, तो नम 3 इज द लार्जेस्ट आना चाहिए। तो देखो नम 3 इज द लार्जेस्ट। तो इस तरह से गाइज अपना प्रोग्राम चल रहा है। अब मैं आपको इसके डिसएडवांटेज बता देता हूँ जरा। देखो 3 मेजर डिसएडवांटेजेस होते हैं नेस्टेड इफ और एल्सेस के। पहली बात तो यार यही बात थी कि इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार बहुत बड़ा प्रोग्राम हो तो समझना मुश्किल होता है, समय जाता है, इस वजह से बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। दूसरी बात इंडेंटेशन लेवल, वही जो मैंने बात कही थी आपसे, इंडेंटेशन मैच करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहे हैं उनको मैचिंग करना कि कौन सा बंद हुआ कौन सा रह गया बंद करने का, वो करने में काफ़ी टाइम चले जाता है और उससे सही से नहीं करो तो कई बार एरर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो डिसएडवांटेज हुए। और इनको ओवरकम करने का एक तरीका क्या है कि आप नेस्टेड ब्लॉक्स का यूज़ को अवॉइड करें और इसकी जगह 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अब ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन ऑपरेटर्स का यूज करके आप मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं। जो आप बहुत सारी कंडीशन दे रहे थे ना, इफ अंदर ही अंदर, वो सारी एक ही में दे सकते हैं। वो कैसे देंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको समझ आया तो प्लीज़ यार लाइक जरूर से करना। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।